चौथी जनरेशन बिजनेस जो आपके परदादा जी ने शुरू किया, 4 जनरेशन तक मैनेज करना, वो ज्यादा आसान है या नया स्टार्टअप शुरू करना? जैसे आपने बताया मेरा 4th जनरेशन है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ये भी एक बहुत बड़ी बात है। स्टार्टअप की बात है तो देखिए इजी ये भी नहीं है, जबकि ग्लोबल मार्केट है, सोशल मीडिया है, सब कुछ ओपन है। अलग पहचान बनाना, मेंटेन करना बहुत टफ है। जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो शुरुआत से याद रखनी है अगर उनको चौबे जी जैसा ब्रांड बनाना है? हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, क्वालिटी, जीरो कॉम्प्रोमाइज। कोई शॉर्टकट नहीं है। जब सक्सेस आपको मिलेगी तो वो लॉन्ग रन के लिए रहेगी। अगर चौबे जी मसाला का मुझे डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए? इट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट। एनसीआर के लिए डिस्ट्रीब्यूटर बनना और आगरा के लिए डिस्ट्रीब्यूटर बनना। नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र अवस्थी, फाउंडर एसवीटी इंडिया, और माइंड अनलॉक के अगले एपिसोड में हम लोग आ चुके हैं। और माइंड अनलॉक और हमारी पूरी टीम के लिए ये बहुत गौरव का क्षण है, क्योंकि आज हमारे सामने जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो हैं विकास चतुर्वेदी जी। मैं उनका वेलकम करता हूं। चौबे जी मसाले के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। 118 साल इस ब्रांड को हो गए हैं, जो आगरा से शुरुआत हुई थी और आज पूरे भारत में अलग अलग होटल्स, रेस्टोरेंट्स और सारे घरों का स्वाद बना हुआ है। इनका जो सबसे फेमस मसाला है चौबे जी दाल मसाला, वो अगर आप ये पॉडकास्ट आगरा से सुन रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये आपकी किचन में नहीं मिलेगा। तो मैं ज़्यादा इनके बारे में ना बताते हुए मैं विकास जी से बोलूँगा कि वो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं और फिर हम क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू करेंगे। सर, थैंक यू उपेंद्र जी फॉर इनवाइटिंग मी। इस ब्रांड की और इस प्रोडक्ट की शुरुआत 1908 में मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने की, वैद्य पंडित राम गोपाल जी ने। और उसके बाद मेरे ग्रैंडफादर पंडित महेश पहलवान जी, उन्होंने इसकी लेगेसी को आगे बढ़ाया। और आज मैं 4th जनरेशन हूँ जो हम लोग इस काम को कर रहे हैं। और 118 साल इस ब्रांड को और इस आइकॉनिक दाल के मसाले को हो चुके हैं। लोगों का प्यार, विश्वास और भरोसा ही है जो इतने लॉन्ग रन के बाद भी, 118 साल के बाद भी, ये प्रोडक्ट लोगों की एक पसंद बना हुआ है। चाहे आगरा के होटल इंडस्ट्री हो, कैटरिंग हो, रेस्टोरेंट्स हो, हलवाई हो या हमारे घर हो, हर जगह इस मसाले की एक पहचान है और यूज़ है। हर आदमी इसको अपनी तरीके से यूज़ करता है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं कि जब मैंने ये पॉडकास्ट के लिए अपने सोशल मीडिया पे और अलग अलग जगह डाला तो लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पर्सनली भी पूछने को बोला और आपके ब्रांड के बारे में भी पूछा, तो वो मैं थोड़ा सा शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जैसे आप 4th जनरेशन एंटरप्रेन्योर हो, आपने अपना बिजनेस आप चला रहे हो, तो एक चौथी जनरेशन बिजनेस जो आपके परदादा जी ने शुरू किया, उसको आगे बढ़ाना आसान होता है या फिर कोई नया बिजनेस शुरू करना आसान होता है? क्योंकि आप वो लेगेसी लेके आ रहे हो, वो स्वाद, उसको 4 जनरेशन तक मैनेज करना, वो ज़्यादा आसान है एक या नया स्टार्टअप शुरू करना? आपके लिए क्या आप सजेस्ट करोगे, क्या हमारे व्यूअर्स को बताओगे इसके बारे में? देखिए, दोनों ही चीज़ों के लिए मैं कहूँगा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। चूँकि ये हम लोगों का, जैसे आपने बताया मेरा 4th जनरेशन है, तो उसको कंसिस्टेंसी और उसको मेंटेन करना ये भी एक बहुत बड़ी बात है। 118 साल बाद भी अगर इस क्षेत्र में लोगों के बीच में एक प्रोडक्ट की पहचान बनी हुई है, लोगों का भरोसा है, विश्वास है, ट्रस्ट है, उसको मेंटेन करना और कोशिश करना कि जो चीज़ हमें मिली है उसको हम आगे उसी तरह डिलीवर कर पाएँ जो आज से 118 साल पहले शुरू हुई थी। उसके बीच में जो किया गया 2nd जनरेशन के द्वारा या 3rd जनरेशन के द्वारा, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है जो हमारे ऊपर हमेशा एक रहती है कि हम लोगों का एक ही विजन है, मोटिव है कि ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ और कमिटमेंट टू क्वालिटी। यही सोच के हम लोग अपना प्रोडक्ट रेडी करते हैं और उसकी मार्केटिंग करते हैं और कोशिश यही रहती है। इसीलिए हमारा उसमें पर्सनल इन्वॉल्वमेंट भी रहता है, चाहे फॉर्म्यूलेशन हो, चाहे रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट हो या क्लीनिंग हो, साफ़ सफाई हो, सब चीज़ों के लिए हम लोगों का पर्सनल एक इंटरेस्ट भी रहता है और पर्सनल हम लोग खुद उसको देखते हैं।
जहाँ तक नए किसी स्टार्टअप की बात है तो देखिए, आदमी शुरुआत करता है, मेहनत करता है ना, हर इंसान चाहता है। और आज आपने भी आज ये जो मैं देख रहा हूँ माइंड अनलॉक के नाम से शुरू किया है, तो ईजी ये भी नहीं है। और आज के टाइम में जबकि ग्लोबल मार्केट है, सोशल मीडिया है, सब कुछ ओपन है, गूगल पे हर चीज़ अवेलेबल है, उसमें भी अपने लिए एक अलग पहचान बनाना, मेंटेन करना, मुझे लगता है ये भी अपने आप में आज के टाइम में बहुत टफ है। बचपन से आपको पता था कि आप एक ऐसे फैमिली बिजनेस में हैं कि जिसमें मसाले का कारोबार होता है, और आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने, आपके परदादाजी ने ये बिजनेस शुरू किया था और वो आगे बढ़ा रहे थे। तो क्या आपके मन में कभी ऐसा आया कि मुझे ये काम नहीं करना, विकास चतुर्वेदी कुछ और करेंगे, या कुछ और करने का सोचा आपने कभी, या उसे ट्राई किया कभी? बिल्कुल, स्कूल टाइम से, क्योंकि एक यंग एज पे और वो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। बचपन से ही मुझे स्पोर्ट्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट था। स्कूल में चाहे क्रिकेट हो, बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, रनिंग हो, हर चीज़ में मैं पार्टिसिपेट करता था। तो कभी ये भी लगता था कि यार क्रिकेटर बनना है। उसके बाद जब स्कूलिंग ख़त्म की तो कुछ और चीज़ ट्राई करने का सोचा, लगा कि नहीं यार अब ये कोर्स करना है, कुछ बीटेक करना है। उसके बाद 2 साल के लिए मैं बाहर भी चला गया, ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में 2 साल रहा मैंने, वहाँ पे भी बैचलर ऑफ बिजनेस का कोर्स किया। तो वहाँ जाके मुझे लगा कि बस अब शायद मेरे को मेरी मंजिल मिल गई, अब तो मुझे यहीं रहना है, यहीं पीआर लेके, और यहीं अब आगे की लाइफ ही नहीं है। लेकिन शायद डेस्टिनी में कुछ और था, और शायद जो ये बिज़नेस चल रहा है इसकी लेगेसी को ले जाने के लिए शायद भगवान ने या मेरे जो पूर्वज हैं मेरे लिए कुछ लिखा हुआ था। तो वो भी होने के बाद 2 साल के बाद 2009-10 में मैं वापस आ गया, फिर मैं इसी काम में लग गया। और फिर मैंने 2010 में डिसाइड कर लिया कि अब शायद यही है जो मुझे आगे करना है, और इसी लेगेसी को आगे बढ़ाना है, इस नाम को आगे बढ़ाना है, और इस ब्रांड को अभी एक रीजनल से हटा के नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाना है। तो जैसे हमने सुना है कि जो मसाले का कारोबार है भारत में, वो पूरे वर्ल्ड में भारत मसालों में नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट या बनने का जो काम होता है या कंजम्पशन होता है वो भारत में होता है, इंडिया में होता है, क्योंकि हमारा शुरू से स्वाद इंडियंस का अलग होता है। तो क्या आपका ब्रांड अभी जो आगरा रीजन है, आगरा रीजन के अलावा आपका कहाँ कहाँ ये ब्रांड और ये स्वाद अवेलेबल है, या फिर आपका आगे विजन फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स कहाँ तक ले जाने का है? देखिए, अभी चूँकि हमारी पोर्टफोलियो में और भी प्रोडक्ट्स ऐड ऑन हो चुके हैं, अभी अराउंड 50 प्रोडक्ट्स हैं। बट जो मेन हमारा आइकॉनिक प्रोडक्ट है और जो मेन कंपनी का एक बैकबोन है वो यही दाल का मसाला है, जो कि अभी रीजनली नहीं, अमेज़ोन के थ्रू हम लोग पैन इंडिया डिलीवर कर रहे हैं। और उसके अलावा बाकी भी 3-4 स्टेट्स में, एमपी हो, राजस्थान हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, वहाँ पे भी हम लोग इसको सप्लाई चेन के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं। और चूँकि जब हमने इसको 6 साल पहले शुरू किया था ऑनलाइन पोर्टल पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, अमेज़ोन पे, तो एक हमने एक ट्रायल किया, लेकिन उसके बाद लोग जुड़ते रहे, कंज्यूमर्स को जैसे जैसे मालूम पड़ा कि अभी 24 जी का दाल का मसाला ऑनलाइन मिल रहा है, तो लोग जो हमें पहले कॉल्स करते थे, फ़ोन करते थे कि भैया भेज दो, हमें कुरियर चार्जेस आप ले लेना, तो वो सब चीज़ें बड़ा इजी हुई और लोगों को उनके जगह पर ये प्रोडक्ट मिलने लगा। इसीलिए हमने इसकी डिलीवरी भी फ्री कर दी। तो अब आदमी को कहीं जाने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पैन इंडिया हम लोग करते हैं। और जब मैं देखता हूँ जो ऑनलाइन ऑर्डर्स हम लोगों को मिलते हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपी से ही आते हों, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट लो, केरला लो, गुजरात लो, एनसीआर लो, मुंबई लो, मतलब बेंगलोर लो, पूरे इंडिया के बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हों, अलग अलग स्टेट्स हों, सब जगह से हमें ऑर्डर्स मिलते हैं। तब उसके बाद हमें मालूम पड़ा कि नहीं, हमारा प्रोडक्ट में कुछ तो अलग है जो आज भी लोगों की पहचान और पसंद बना हुआ है। ऐसा भी हुआ सर कि जैसे जो आगरा में लोग रह रहे हैं, बच्चे यहाँ पर बड़े हुए, वो आपका मसाला खा के, और वो अगर बाहर गए कहीं तो उनको वो स्वाद याद है और वो इसलिए चाह रहे हैं कि यही मसाला बिल्कुल यहाँ पर भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग यहाँ से मूव कर गए, जिन लोगों की शादी हो गई, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ में जो चले गए बाहर, सर्विस के लिए बाहर चले गए, तो डेफिनेटली, और उन लोगों को स्वाद, क्योंकि वो एक स्वाद है जो आदमी को कहीं भी
किसी भी चीज़ के लिए खींच के ले जाता है। तो आज भी वो लोग उससे कनेक्टेड हैं और मुझे लगता है कि शायद दाल के मसाले के थ्रू एटलीस्ट आदमी आगरा से कनेक्टेड है, चाहे वो देश में चला गया हो या इवन बाहर भी लोग गए हैं। लोग हमें बताते हैं कि भैया मैं आपका मसाला हर महीने यूएस भेजता हूँ या कनाडा भेजता हूँ, मेरी बेटी है या मेरा बेटा है। तो बड़ा सुन के सुकून लगता है कि चलिए इस बहाने आदमी आगरा से कनेक्टेड है। तो जैसे आपने अभी बताया हमें कि आप ऑस्ट्रेलिया गए, 2 साल वहाँ पे रहे और आपको ऐसा लगा कि ये जो ऑस्ट्रेलिया है अब यहीं मैं पीआर ले लूँगा, यहीं रहूँगा, अब मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है फ्यूचर में। तो जैसा कि मैं पढ़ रहा था आपके बारे में तो मुझे पता चला कि आपने वहाँ पर हर तरह का जॉब ट्राई किया, हर तरह का काम किया। तो कुछ उन काम के बारे में आपको कोई ऐसी चीज़ याद है कि मैंने ये जो काम किया था इससे मुझे इस चीज़ की लर्निंग मिली? कोई एक ऐसा काम होगा कि हाँ मैं यहाँ पर तो कभी नहीं करता क्योंकि आप ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हो, आप एक ब्रांड फैमिली से आ रहे हो, बट आप ऑस्ट्रेलिया में आपने किया, तो क्या उस काम से क्या लर्निंग हुई आपको? देखिए मैं 2008 में गया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया ऑन स्टूडेंट वीज़ा। ओके। तो वहाँ पे चूँकि हमारी क्लासेस होती थी 5 दिन और स्टूडेंट वीज़ा पे हमें 20 आवर्स पर वीक अलाउड था वर्क करना। तो जो हमारा वीज़ा कंडीशन थी, तो उसमें अब हम लोग भी चूँकि घर पे भी रहते थे, फ्री रहते थे और लगता भी था कि कुछ करना है। तो जो भी जॉब उस समय मिली, पार्ट टाइम जॉब्स थी यूजली, चाहे मतलब मुझे कहते हुए कोई इसमें वो नहीं है कि मैंने हर तरीके की जॉब ऑस्ट्रेलिया में की, चाहे छोटे समय के लिए की। मैंने वहाँ पे टैक्सी भी ड्राइव की, मैंने वहाँ पे न्यूज़पेपर डिलीवरी भी की, फ्लायर्स भी डिलीवर किए, सुपरमार्केट में भी जॉब किया, फ्रूट मार्केट में भी जॉब किया, पेंटिंग भी की, कंस्ट्रक्शन वर्क भी किया। मतलब मैंने कोई ऐसा काम मुझे नहीं लगता, शायद प्लम्बिंग भी की, सब काम मैंने किए वहाँ 2 साल और बड़ा अच्छा लगता था। क्योंकि देखिए काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता और इंसान ज़ीरो से ही शुरू करता है और इसमें मुझे लगता है हमें कोई बुरा मानना भी नहीं चाहिए क्योंकि मेहनत तो मेहनत होती है, चाहे हम कुछ भी करें। तो हर तरीके का जॉब मैंने ट्राई किया, पार्ट टाइम कभी 2 वीक के लिए किया, कभी 2 मंथ के लिए किया, लेकिन एक अलग अलग अच्छा। उसके अलावा वहाँ पे चूँकि हम लोग इंटरेक्शन के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और भी थे और ऑस्ट्रेलिया वैसे भी एक डाइवर्सिटी वाला कंट्री है, तो वहाँ पे बहुत नेशनलिटीज़ के लोगों से मिलना जुलना, इंटरेक्शन करना, 30-40 नेशनलिटीज़ के लोगों से शायद मैं मिला, उनके साथ रहना, उनका कल्चर क्या है, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, उनका फूड हैबिट्स क्या है, सभी जानना। तो उससे बड़ा एक फ़ायदा हुआ कि हम लोग अलग अलग कल्चर में कैसे अपने आप को रह सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ प्योर, बट फिर भी लोगों के बीच में कनेक्ट करना, तो काफ़ी फ़ायदा हुआ उन चीज़ों का मुझे वहाँ पे जॉब करके, काम करके, उनके बीच में रह के। और एक जब आप अकेले रहते हो, सब काम आपको करना है, आपको जॉब पे भी जाना है, घर पे आके भी आपको क्लीनिंग करनी है, कुकिंग करनी है, घर का भी सारा काम आपको करना है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आउट ऑफ द वे जाके और कहीं ना कहीं सीखने को मिलता है। मैं तो ये कहूँगा कि इंसान को जीवन में एक बार ज़रूर फॉरेन जाना चाहिए, क्योंकि जो लर्निंग एक्सपीरियंस, जो चीज़ें हम बाहर जाकर सीख सकते हैं, वो शायद ये जो क्योंकि हमारे कंफर्ट जोन में हम नहीं सीख सकते। तो वहाँ पे रह के, वहाँ पे लोगों के साथ मिलजुल के काम करना, उससे मुझे एक लाइफ के लिए क्लैरिटी मिली, मोटिवेशन मिला, स्ट्रेंथ मिली कि आगे मुझे काम करना है और कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। और अगर आप मेहनत से, हार्ड वर्क से कुछ भी करोगे तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो लाइफ में। बिल्कुल, मुझे लगता है कि वहाँ का कल्चर भी ऐसा बना हुआ है कि वहाँ सब लोग ही सारा काम कर रहे हैं, तो वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि जैसे मेरे एक चाचा जी के लड़के हैं, वो कनाडा में रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि जैसे जो वहाँ रिच क्लास है और जो पुअर क्लास है, तो जैसे अगर आप कपड़े लेने जा रहे हो तो वो ब्रांडेड शॉप्स ही हैं वहाँ पे लोकल शॉप्स नहीं है। जैसे इंडिया में तुरंत आप देख के बता दोगे कि ये ब्रांडेड कपड़े पहना है या अच्छे पहना है या नहीं पहना है। तो कह रहे वहाँ पर ये डिफरेंस मतलब बहुत अच्छा है, जो किसी को ये नहीं दिखाता कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा काम कर रहा है, ये छोटा काम कर रहा है। तो क्या ऐसी चीज़ें वहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया में भी आपको देखने को मिली? देखिए वहाँ पे कल्चरल डिफरेंस तो इंडिया और नो डाउट बाहर है,
बट वहाँ पे काम के बारे में हम्म, नो कॉम्प्रोमाइज़। और जो अपना काम करने का एक माइंडसेट है कि 5 दिन हमें काम करना है, मंडे टू फ्राइडे। वीकेंड पे अगर हमारा ऑफ है, सैटरडे संडे हम काम नहीं करेंगे। तो वहाँ पे और वहाँ के आदमी को नो कहना आता है। ओके। यहाँ पे हम लोग कह देते हैं ठीक है सर मैं देख लूँगा, कर लूँगा, बट वहाँ छुट्टी बट है तो वहाँ पे छुट्टी। आइदर यू से यस और नो, पॉलिटिकली करेक्ट या ये बीच में हम लोग नहीं रहते। तो वहाँ पे बड़ी एक क्लैरिटी है माइंड में। और मैंने जैसे आपको बताया कि काम तो देखिए, जब तक आप कुछ मेहनत नहीं करते हो अपने स्तर से, कुछ काम नहीं करते हो, और काम कोई छोटा बड़ा नहीं है। इवन आज भी हम अपनी फैक्ट्री में जब काम करते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट है दाल का मसाला, उसका फॉर्म्यूलेशन हम खुद करते हैं। उसमें उस रूम में भी कोई अलाउड नहीं है, तो वो हमें खुद करना पड़ता है। तो हमें तो मुझे शुरू से भी एक आदत भी थी, क्योंकि वो काम हमें खुद करना है, तो हमें सिखाया भी गया कि ये काम हमें करना है, इसमें हमें किसी को इन्वॉल्व नहीं करना, क्योंकि वही हमारा एक सीक्रेसी है। अगर वही हम शेयर कर लेंगे तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, आपके पर्सनल और बिजनेस से थोड़ा सा अलग है, कि अगर आज चौबेजी मसाले को जीरो से शुरू करना पड़े तो आप सबसे पहला स्टेप क्या लेंगे? जो आपका दाल का मसाला जो इतना फेमस है और लोग उसे इतना पसंद करते हैं, तो अब आज अगर आपको चौबेजी मसाला स्टार्ट करना पड़ेगा तो आपके दिमाग में क्या पहली चीज आएगी और कैसे आप उसको सेटअप करने की सोचेंगे? ये क्वेश्चन मैं सिर्फ उन लोगों के लिए पूछ रहा हूँ जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनको बिजनेस शुरू कर रहे हैं और वो बहुत इधर उधर सोचते हैं कि ये नहीं कर सकते या हमें क्विक मनी मिल जाए, हम जल्दी से एकदम से ब्रांड बनाएं और हमारा ब्रांड पूरे इंडिया में फेमस हो जाए। तो उनके लिए भी एक थोड़ी सी सीख होगी आपकी तरफ से कि जब आप अगर शुरू करेंगे चौबेजी मसाले को आज से, तो आपका क्या स्टार्टिंग पॉइंट होगा और कैसे कैसे आप उसको बिल्ड करेंगे? देखिए, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आई थिंक कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी इज़ द की। एक तो शॉर्टकट तो लाइफ में कुछ है नहीं। जो आज हमारे ब्रांड का या जो हमारे प्रोडक्ट के गुडविल बनी है, उसके पीछे बस एक ही चीज़ है, क्वालिटी और कंसिस्टेंसी। क्वालिटी जिससे कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया और वो कंसिस्टेंसली लोगों को तक पहुंची। उसके अलावा मुझे लगता है कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, इवन इंसान के लिए। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं हैं अपने वर्ड्स में, अपने एक्शंस में, अब आप कुछ नहीं कर सकते। और चूँकि फूड मार्केट में आजकल आप भी देखते हैं बहुत सी जगह कुछ गलत प्रैक्टिसेस भी हैं, क्वालिटीज़ के इशू हैं, बहुत इश्यूज़ हैं आजकल, हम लोग रोज़ देख रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे, और फूड का जो काम है वो सबसे बड़ी बात बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, ह्यूमन हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। आज हम लोग कुछ भी बना रहे हैं तो हम एक इंसान को, क्योंकि उसको कंज्यूम करना है, कंजम्पशन करना है, चाहे हम बाहर के लिए बना रहे हो या अपने लिए बना रहे हो, तो एक सोच ये है कि जो हम अपने बच्चों को खिलाएं हम वही बाहर वाले को खिलाएं। तो जैसा कि हमने अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे, एक और चीज़ कि नेक्स्ट 10 इयर्स चौबेजी मसाले के लिए क्या विजन है आपका? देखिए, चूँकि एक रीजनल ब्रांड है, प्रोडक्ट है, हर पॉलिटिकल पार्टी का और हर ब्रांड का एक ही सपना होता है उसकी रीच बढ़े। तो हमारा भी यही सपना है कि हमारे ब्रांड को, हमारे प्रोडक्ट को पूरे देश में रिकग्निशन मिले, लोग उसे पहचानें, उसे प्यार दें, जो आज तक आगरा के लोगों ने और आसपास के लोगों ने दिया है, और उसकी वैल्यू बढ़े। और जो जिस लेगेसी को हम लोग आके लेके जा रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं पिछले 118 साल से, उसमें कोई दाग ना लगे। और जिन्होंने ये शुरू किया है, चूँकि देखो हम तो पेड़ किसी और ने लगाया, हम तो इसके फल खा रहे हैं, जो बात है ना। तो जिन्होंने ये शुरू किया और जिस विज़न के साथ शुरू किया वो कंटिन्यू रहे, उनका नाम, उनका फेम बढ़े, और जो उन्होंने सोसाइटी के लिए एक प्रोडक्ट ये दिया उसको हम इसी तरीके से दिल से और अपने फीलिंग्स के साथ करते रहें, आगे डिलीवर करते रहें। बस यही मेरी एक इच्छा है। जो
नए बिजनेसमैन हैं जो मसाला उद्योग अभी बहुत छोटे स्तर पर शुरू करना चाहते हैं, आपकी तो चौथी पीढ़ी इस काम को कर रही है, जो आज एक नया बिजनेसमैन है, बनना चाहता है कि मैं भी एक मसाले का उद्योग करूं, तो उनको कौन सी ऐसी बातें हैं जो शुरुआत से याद रखनी है अगर उनको चौबे जी जैसा ब्रांड बनाना है तो? देखिए, कोई भी हमें काम करना है, सबसे पहले हार्ड वर्क, और किसी भी फील्ड में डिलीवर करना है तो कंसिस्टेंसी, क्वालिटी, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, और ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़। कोई शॉर्टकट नहीं है हार्ड वर्क का। इसमें यही है कि लगे रहना है। सक्सेस मिलने में टाइम लग सकता है, बट जब सक्सेस आपको मिलेगी तो वो लॉन्ग रन के लिए रहेगी। आपने जैसे बताया कि हार्ड वर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट की है, लेकिन आजकल जो जेंजीज हैं, जो नए बिल्कुल बिजनेसमैन आ रहे हैं, वो ये बोलते हैं कि हार्ड वर्क तो पुराना हो गया, अभी हम स्मार्ट वर्क करेंगे बस, और स्मार्ट वर्क से ही हम पैसा कमा लेंगे और बिजनेस बना लेंगे। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क मुझे लगता है कोई अलग तो है नहीं। स्मार्ट वर्क करने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग तो करनी पड़ेगी, तो वो भी हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क से मेरा मतलब ये नहीं है कोई हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी है ज़्यादा। हार्ड वर्क इन द सेंस कि हम अपने ब्रेन का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चीज़ों को प्लेसमेंट सही करें। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ देखें, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, हर जगह हम लोग देख रहे हैं, बड़ा एक्सपोजर है, हर चीज़ अवेलेबल है इंटरनेट पर और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, तो इजी है, लेकिन फिर भी आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। वरना हम रोज़ देखते हैं कुछ ब्रांड्स आते हैं चले जाते हैं। बिल्कुल सही बात। आप भी आज यहाँ पर हो तो इवन आगरा में या बाहर भी, कि बहुत लोग एकदम से बड़ी जल्दी स्पीड से ग्रो भी करते हैं और उतनी ही स्पीड से नीचे भी चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हार्ड वर्क नहीं करना है तो हम लोग सक्सेसफुल होंगे। हार्ड वर्क भी करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है, और साथ ही साथ जो कमिटमेंट है, जो हमारा विज़न है, जो क्लैरिटी है, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। सक्सेस मिलने में कोई उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई परेशानी होगी। मसाला लाइन में अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमें, फिर से मैं कहूँगा, हमें क्वालिटी का मेन ध्यान रखना है। बहुत ही रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली फील्ड है, खाने पीने का काम है। हम लोग दूसरे हम लोगों पे ट्रस्ट करके वो चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, बिल्कुल अपनी बॉडी। तो ये बहुत बड़ा एक हमारे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें वही खिलाएं जो हम खा सकते हैं, जो हम अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को खिला सकते हैं। उसमें हमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जो मैं सबसे बड़ी लाइन तो मैं यही कहूँगा। सर, एक चीज़ मुझे आपसे समझनी है कि जैसे हम लोग ये बहुत ज़्यादा फूड और इसको लेके बहुत ज़्यादा चलता है कि जैसे आपने बताया कि कुछ लोग बैड प्रैक्टिसेस भी करते हैं, तो अगर कोई मसाला हम अपने घर में कंज्यूम कर रहे हैं, मान लीजिए एक तो लोग हैं जो चौबेजी मसाला है या MDH या कोई बड़ी ब्रांड का मसाला को अफोर्ड कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, वो किसी लोकल शॉप से नॉर्मल नॉन ब्रांडेड मसाला यूज़ कर रहे हैं गांव में या कुछ ऐसे एरियाज़ में जहां उनके पास नहीं है कि वो कोई बड़े ब्रांड का मसाला यूज़ कर सकें। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिससे उनको पता चल सके कि जो ये नॉर्मल मसाला है इसमें क्या कोई मिलावट है नहीं है, ऐसा कुछ कोई तरीका हो सकता है? देखिए, पहली बात तो इस लाइन में एफोर्ड करना या ना करना बिल्कुल अलग चीज़ है। ओके। अगर कोई चीज़ मार्केट में है, और चूंकि आजकल देखिए कंप्लाइंसेस हैं, विदाउट कंप्लाइंसेस यू कैन नॉट डू एनीथिंग एज पर द FSSAI रेगुलेशंस। अगर FSSAI की रेगुलेशन है कि कोई चीज़ खुली नहीं बिकेगी, तो अगर आप वो खुली चीज़ बेच रहे हो तो वो लॉ के खिलाफ है। हमें आज लॉ के हिसाब से चलना है। जो रेगुलेशंस FSSAI ने, गवर्नमेंट ने हम लोगों को दी हैं, उसी हिसाब से हम लोग कुछ भी पैकेजिंग या कुछ भी पैकिंग कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा एफर्ट करने वाली, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हर बड़ी कंपनी की सेगमेंट की शुरुआत 2 रुपये और 5 रुपये से हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि आपको कोई बड़ा ही पैक लेना है, आप छोटा पैक भी ले सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, एज़ पर योर कंजम्पशन। आप 2 रुपये का पाउच लीजिए, 5 रुपये का लीजिए, 10 रुपीज़ का लीजिए, 20 रुपीज़ का लीजिए। देयर इज़ वैरायटी ऑफ पैकिंग। 10 रुपये से, 5 रुपये से शुरू होकर 1 kg तक है।
तो जितना आपको यूज़ होता है आप उतना लीजिए, बट आप सस्ता लेने के चक्कर में कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए कोई चीज़ सस्ती है तो कुछ रीज़न से वो सस्ती है, हो सकता है उसके अंदर जो चीज़ आप ले रहे हैं वो कुछ परसेंटेज ही हो। मान लीजिए हल्दी है, अगर हल्दी आज मार्केट में 100 रुपीज़ पर केजी है और कहीं आपको 50 रुपीज़ पर केजी भी मिल रही है, तो क्या वो प्योर हल्दी हो सकती है? नहीं हो। कहीं ना कहीं उसमें एडल्ट्रेशन है, तभी वो आपको सस्ता मिल रहा है और एक सप्लाई चेन के थ्रू आप तक पहुंच रहा है, तो उसमें जो बीच में 2-3 लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट ले रहे हैं। तो सस्ते की वजह से हमको ये नहीं देखना कि चीज़ सस्ती है तो हम ले सकते हैं, क्योंकि सस्ती चीज़ है इसीलिए वो एडल्ट्रेट भी हो सकती है। वैसे आजकल FSSAI द्वारा भी जगह जगह पर मोबाइल वैन्स भी सेटअप की गई हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में क्लैरिटी चाहिए, कुछ एडल्ट्रेशन के बारे में आपको पता करना है, तो आप उनकी मोबाइल वैन से भी उस चीज़ के बारे में जांच करा सकते हैं। बट मेरा तो यही कहना रहेगा कि आप सस्ता मत देखिए, आप क्वालिटी देखिए, ब्रांड की लेवल देखिए, क्योंकि कोई भी ब्रांड, जो मुझे लगता है, जो हम लोग भी कर रहे हैं और भी ब्रांड करते हैं आगरा के, और सभी ब्रांड करते हैं, कोई भी ब्रांड अगर अपनी ब्रांडिंग में आपको कोई चीज़ दे रहा है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। 2 या 5 रुपए के लिए कोई भी ब्रांड अपनी सालों की मेहनत को पानी नहीं फेरेगा, सालों की मेहनत के लिए अपना नुकसान या वो नहीं करेगा। तो इसलिए एक बहुत बड़ा मिथ है कि ब्रांड कोई कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। कोई ब्रांड नहीं चाहता मेरा 100 साल पुराना जो गुडविल है उसके ऊपर कोई धब्बा लगे, तो वो 10-5 रुपए के लिए कुछ नहीं कर रहा। तो इस बात का एश्योरेंस मैं देना चाहूँगा ऑन बिहाफ ऑफ द फूड इंडस्ट्री, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आगरा के और भी ब्रांड्स हो, सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो अभी हमने रिसेंटली देखा आगरा में कुछ दिन पहले JP होटल में एक फूड एक्सपो हुआ बहुत बड़ा, जिसमें आपने और आगरा के बहुत सारे ब्रांड्स ने अपने स्टॉल लगाए, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था और उससे क्या क्या आगरा के मसाला उद्योग या फूड बिजनेसेस को फ़ायदा हुआ, और क्या क्या जो लोग वहाँ आए, जो छोटे ब्रांड्स बड़े ब्रांड्स वहाँ पर आए, उनको क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, जो अभी रिसेंटली हमारा फूड एक्सपो हुआ था JP होटल में, 2nd एडिशन था, और आप लोग भी थे उसमें, हम लोग भी थे। आगरा की फूड इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट सभी प्लेयर्स थे, और सिर्फ आगरा ही नहीं, हाथरस के और NCR के और भी अदर स्टेट से भी एग्जिबिटर्स आए थे। तो वो जो एक प्लेटफॉर्म मिला, मैं कहूँगा कि आगरा के लिए उसने एक बेंचमार्क सेट किया। आगरा की फूड इंडस्ट्री को, जो अनऑर्गेनाइज थी, सभी लोगों को एक रूफ के नीचे लेके आना और वहाँ पर सभी को एक प्लेटफॉर्म मिलना नेटवर्किंग के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए, अपनी क्वालिटी कंज्यूमर तक या जो बायर्स हैं उन तक पहुंचाने के लिए, और अपनी जो बात कहने का मौका मिला, इतना बड़ा एक स्टेज मिला। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ऑर्गेनाइज़र्स को, CFPI की टीम को, जो उन्होंने इतना बड़ा मंच प्रदान किया आगरा जैसे एक सिटी में पहली बार, कि सभी फूड सेक्टर के लोग, मसाले वाले भी थे, ऑयल मिल्स थे, फ्लोर मिल्स थे, बेकरी थे, हॉरिका था, पैकेजिंग थे, सभी लोग आए, आपस में नेटवर्किंग हुई, बाहर से बहुत सारे बायर्स भी आए, एग्जिबिटर्स भी थे, तो सभी को एक मंच मिला, और एक हम लोगों को, जो हम लोग लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे, सबसे बड़ी बात, उसका एक बड़ा सशक्त माध्यम मिला। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हों, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हों, हमारे आगरा के लोकल जनप्रतिनिधि हों, सभी लोगों ने हम लोगों का उत्साह बढ़ाया, बढ़ चढ़ के हम लोगों का साथ दिया। हमारा जो आगरा का शासन है, प्रशासन है, सभी लोगों का हमें सहयोग मिला, और आगरा के लिए एक मील का पत्थर साबित मुझे होगा लगता है। जैसे जैसे ये एक्सपो बढ़ेगा और 2-4 साल के बाद आप देखेंगे इसका लेवल आपको हर साल डबल होता हुआ दिखेगा। अच्छा, तो जैसे आपने वहाँ पर, आप एग्जिबिटर थे वहाँ पे, तो अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर आता है, या फिर वो तो फूड एक्सपो ख़त्म हो गया, बट डायरेक्टली आपसे कोई जुड़ना चाहता है और चौबेजी मसाले से जुड़ के अगर वो कुछ पैसा कमाना चाहता है, और
आपका डिस्ट्रीब्यूटर या फिर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है? मतलब मैं अपने दर्शकों को अवगत कराना चाहूँगा इस बात से कि क्या कोई आगरा या आगरा से बाहर आपसे जुड़कर आपका सामान लेकर कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म आपने बनाया है उन लोगों के लिए कि जो आपसे जुड़ सके? बिल्कुल, देखिए, चूँकि आजकल हम लोग भी एज अ डिस्ट्रीब्यूटर और एसएस वाले कॉन्सेप्ट के थ्रू ही काम करते हैं, और कंपनी के पास ऑलरेडी अपने एसएस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो उसी चैन के थ्रू काम हो रहा है। और बिल्कुल हम लोग भी मार्केट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, और ये जो जिस तरह के और इवेंट्स होते हैं, इनका मेन मोटिव ही ये है कि आपस में नेटवर्किंग हो, कनेक्टिविटी बढ़े, और जो बायर्स हैं या सप्लायर्स हैं उनका मीटअप हो, वो एक दूसरे को जाने समझे, प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लें, और सब लोग अपना काम बढ़ाएं। तो डेफिनेटली अगर कोई जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर जो भी उनको फुलफ़िल करता है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहती हैं जिसमें कि आपके पास आपका एक कंपनी हो, चैनल हो, आपके पास गोडाउन हो, व्हीकल हो, कुछ चीज़ें हैं, कुछ आपके पास इन्वेस्टमेंट हो, तो वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स के साथ अगर आप आते हो और हमारी चीज़ें फुलफ़िल करते हो, तो डेफिनेटली उन चीज़ों के लिए हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर चौबेजी मसाला का मुझे डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए? देखिए, ये बड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन है। ये सिंपल क्वेश्चन ये एक्चुअली व्यूअर्स को ये लगेगा कि मुझे इनसे जुड़ना है तो मुझे क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट जैसे एक किसी भी ब्रांड की होती है जब आप फ्रेंचाइजी मॉडल पे देखते हैं, देखिए, अखबार में निकलता है। इट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट। ओके, अब ओके, अगर मैं उस बोलूं एरिया कि का एनसीआर के लिए डिस्ट्रीब्यूटर बनना और आगरा के लिए डिस्ट्रीब्यूटर बनना तो two different बहुत बड़ी बात है ना। उसमें हमें मेन देखना होता है कि मार्केट कितना बड़ा है, कितना हम लोगों को मार्केट में प्लेसमेंट करना है, कितने हम लोगों को रिटेलर्स को कनेक्ट करना है, कितनी हमारी कैपेसिटी है, हम क्रेडिट पे अपना माल दे सकते हैं। तो काफ़ी मल्टीपल चीज़ें होती हैं, और इसका सवाल यही है कि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है किसी भी बिज़नेस को, किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए, वो एक नॉर्मल उसमें रहता है। कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कोई आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। मतलब कि अगर आपने कोई छोटा डिस्ट्रीब्यूशन किसी एनसीआर जैसे लेवल पे दे दिया तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए भी, क्योंकि वहां पर लोग ज़्यादा खरीदेंगे और उसके पास उतनी कैपेसिटी नहीं होगी देने की। तो आप ये चीज़ देखते होंगे कि उस मार्केट के हिसाब से मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है, तो उतना ही बिल्कुल distribute- बिल्कुल, ये सारी चीज़ें जैसे मैंने बताया आपको, कुछ हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक, तो उन सभी चीज़ों को देख के ही काम किया जा सकता है, जिसमें जैसा अभी मैंने आपको बताया, ये सभी चीज़ें उसमें फुलफ़िल होनी चाहिए। जो चौबेजी दाल का मसाला जो सबसे ज्यादा फेमस आपकी स्पेशलिटी है, यूएसपी का है चौबेजी मसाले की, तो दाल मसाला है, तो वो जो दाल का मसाला है उसका क्या टॉप सीक्रेट है जो सबकी पसंद बना हुआ है? देखिए, जब इसकी शुरुआत हुई 1908 में, तब ब्रिटिश रूल था इंडिया में, और चूँकि मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे एक आयुर्वेदाचार्य थे, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स बनाना और लोगों को जो भी रिक्वायरमेंट्स रहती होंगी उस समय आयुर्वेदिक के हिसाब से, वो वैद्य थे तो वो अपना करते थे। उसी दौरान उन्होंने इस मसाले का इन्वेंशन किया। अब हम जब पीछे जाके देखते हैं 118 साल पहले ब्रिटिश रूल इंडिया के अंदर, और 1908 का टाइम तो शायद पूरा एक उस समय अच्छा खासा एक कंट्रोल था। बिल्कुल। तो जब इसकी शुरुआत हुई तो मुझे लगता है, चूँकि अपना जो एक ये आगरा का क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र, खाने पीने के मामले में एक बड़ी रिच हेरिटेज रही है। खाने पीने में शुरू से लोग यहाँ पर बहुत रहे हैं, भगवान कृष्ण का यहाँ पर स्थान रहा है, तो खाने पीने में लोगों का बड़ा एक इंटरेस्ट रहा है। तो हम लोगों को लगता है जब उन्होंने शुरू किया होगा, उसके पीछे मुझे नहीं लगता कोई मॉनेटरी गेन या कोई फाइनेंशियल सोच रही होगी कि किस तरह आदमी खाए पिए और उसको डाइजेस्ट हो। तो मेनली जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं अगर आप देखेंगे, वो ज़्यादातर जो डाइजेस्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, चाहे काली मिर्च हो या लौंग हो, जायफल हो, जावित्री हो, ब्लैक सॉल्ट हो, इसके जितने भी हम देखते हैं इंग्रेडिएंट्स, वो सब कहीं ना कहीं हमारे आयुर्वेदिक से जुड़े हुए हैं। तो जो इसकी शुरुआत करने का जो मोटिव रहा, जो हमें भी लगता है, तो हमारे फादर भी हमें बताते थे कि मेनली बीइंग एन आयुर्वेदाचार्य, उनकी सोच ये थी कि मैं कुछ लोगों को ऐसा दूं जो उनके खाने पीने को डाइजेस्ट करे और उनकी हेल्थ को, क्योंकि पहले के ज़माने में हेल्थ पे लोगों का बड़ा एक, आज भी रहता है, लेकिन पहले एक
चूँकि इतनी सारी फैसिलिटीज़, इतने सारे साधन नहीं थे, तो आदमी अपने शरीर पे ही ध्यान ज़्यादा देता था। तो उसी सोच के साथ मुझे लगता है इस मसाले की शुरुआत उन्होंने एक फॉर्मूलेशन के साथ की। हमारे फादर बताते हैं कि शुरुआत उन्होंने जब की तो 2, 4, 5 लोगों को उन्होंने एक टेस्टिंग के रूप में उसको दिया, उनका फीडबैक लिया, फिर उसमें जो भी चेंजेस करने होंगे किए होंगे, फिर 10-20 लोगों को दिया, फिर उसके बाद उन्होंने अपने हाथ से ही इसको बना के, चूँकि मशीनरी वगैरह और वो सब नहीं था, तो अपने हाथों से ही उसको कूटना और सारे काम करना। फिर धीमे धीमे उन्होंने अपने घर से, और हमारी आज भी फुलट्टी बाज़ार में पुरानी जो एक एंसेस्ट्रल शॉप है वो आज भी है, वहाँ से शुरू किया। उनकी डेथ के बाद 1934 में मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो एक रेसलर थे, पहलवान, और उनको बड़ा शौक़ था पहलवानी करने का, और श्रीलंका तक जाके उन्होंने पहलवानी की, अवार्ड जीते, और बीइंग अ सिंगल चाइल्ड। और 1934 में मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर की डेथ हो गई, और उस समय मेरे जो ग्रैंडफादर थे ही वॉज बॉर्न इन 1910। तो आप सोचो 24 ईयर्स उनकी एज रही होगी उस समय। उस समय अपनी हॉबीज़ को भी परस्यू करना, चूँकि रेसलिंग, पहलवानी ये सब सुबह ही होती है, तो हमारे पापा बताते हैं थे कि सुबह उठकर पहले पहलवानी करना, पार्क जाना और रेसलिंग करना, पहलवानी करना, उसके बाद मसाले का फॉर्मूलेशन करना, मसालों को कूटना, फॉर्मूलेशन करना, पैकिंग करना, और उसके बाद उनको जाके दुकान पे बेचना, और फिर अपने घर को देखना। मतलब मैं सोचता हूँ, आपने कहा कि आज की पीढ़ी को आप क्या मैसेज दोगे, तो मुझे लगता है कि मेरी इसी आंसर में मैसेज छुपा हुआ है कि एक अकेला इंसान अपनी हॉबीज़ को भी परस्यू कर रहा है, अपने हाथ से सिंगल हैंडेडली जो उसका काम है, स्पाइसेस का, पाउडर का फॉर्मूलेशन कर रहा है, ग्राइंडिंग कर रहा है, हाथ से काम करके पैकिंग कर रहा है, और फिर उनको सेल आउट कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो मुझे तो यही बड़ा एक मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल लगता है जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ कि उन्होंने किन परिस्थितियों में ये सब किया होगा अकेले। तो मैं तो अपना रोल मॉडल उन्हीं को मानता हूँ जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर रहे, जिन्होंने इसको शुरू किया, और मेरे ग्रैंडफादर जिन परिस्थितियों में ब्रिटिश रूल के टाइम पे ये शुरू हुआ, और फिर अकेले 24 साल की उम्र से इसको आगे लेके जाना, और सारी चीज़ों को सिंगल हैंडेडली करना विदाउट एनी फैसिलिटीज़, बहुत बड़ी बात है। उस समय पता नहीं लाइट भी कितना आती थी सही बात। हिंदुस्तान में, जैसे कि हम भी जब बचपन में 20-25 साल पहले देखते हैं, तब भी लाइट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। तो उससे भी आप पीछे जाओ 1924 में, तो लाइट की क्या रही होगी समस्याएं, अगर हम देखें क्या डिफ़िकल्टीज उन्होंने फेस की होंगी, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते आज। तो इसलिए हेड्स ऑफ टू देम। और मैं तो कहूँगा कि सुपर ह्यूमन बीइंग जिसे कहूँगा, महामानव, मैं तो उनको उस कैटेगरी में रखता हूँ कि जो उन्होंने इस चीज़ की नींव रखी, इसको आगे लेके गए। और आज भी जब लोग, कंज्यूमर जब हमारा पैकेट लेते हैं, तो आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे पैकेट पे आज भी उन दोनों की फ़ोटो है। हमसे ज़्यादा हमारे कंज्यूमर को ट्रस्ट है। अगर कोई डुप्लीकेट, चूँकि हमारा प्रोडक्ट इतना पुराना है, तो बीच बीच में कोई डुप्लीकेट ब्रांड्स भी और डुप्लीकेट पैकेजिंग भी आती है, लेकिन हमारे कंज्यूमर को हमारे ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर की फ़ोटो मालूम है। वो उस फोटो को देख के रिटेलर से बोलता है कि ये असली है और ये नकली है। अब आप सोचिए किस लेवल का ट्रस्ट है। बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ी बात है ये। कि उनकी फ़ोटो देख के वो डिसाइड कर रहा है कि ये पैकेट मुझे लेना है और ये नहीं लेना है। तो आप उसी से लगाइए अंदाज़ा। तो जैसे कि बिजनेस के क्वेश्चन बहुत सारे हो गए ऑलरेडी, तो अब मैं, जैसा कि मैंने आपके बारे में पढ़ा कि आप बिजनेस में जितना ध्यान देते हैं उतना ही आप स्पिरिचुअलिटी में भी ध्यान देते हैं। तो आपने 7 बार, मतलब ये मैं सोच नहीं सकता कि मैं पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहा हूँ जो 7 बार कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके आया हो। तो जैसे मैंने खुद केदारनाथ की 1 बार यात्रा करी है, तो मुझे मालूम है कि वो 1 बार की यात्रा में मेरी मतलब पेशेंस लेवल जवाब दे गया था। और 1 बार मैंने गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करी,
और सीरियसली ऐसा हुआ था कि मैंने आज से 7-8 साल पहले करी थी, मेरे पैर में छाले पड़ गए थे और मैं हाथ जोड़ के घर पे ये बोल के सोया था कि भाई अब नहीं आऊंगा, यहीं से हाथ जोड़ लूंगा। और आप 7 बार ऐसी जगह जा चुके हो, मतलब क्या मोटिवेशन था और कैसे आपने ये करा और क्यों करा, मैं वो जानना चाहता हूँ। ऑस्ट्रेलिया से वापस आने के बाद 2010 में कुछ समय मेरा थोड़ा सा लो टाइम रहा, थोड़ा सा मैं डिप्रेशन में रहा, कुछ रीजंस रहे, कुछ परिस्थिति सर्कमस्टेंसेस रहे। तो 2011 से चूँकि मैं शुरू से ही थोड़ा सा घर में भी ऐसा माहौल था, स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा यात्राओं में, देव स्थानों में रहा, तो इस यात्रा को करने से पहले 2003-4 में आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन मैंने आगरा से कैला देवी की पैदल यात्रा की। वो मैंने 5 बार की। आगरा से पैदल कैला देवी? बिल्कुल, लगातार 5 साल मैंने वो यात्रा की। 2003, 2003, 2004, 5, 6, 7 ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले तक मैंने वो पद यात्रा की। तो मुझे एक बड़ा इंटरेस्ट था, चाहे टाइम टू टाइम हरिद्वार जाना हो, वैष्णो देवी जाना हो, अमरनाथ में गया 3 बार, वो यात्रा भी मैंने। लेकिन इस यात्रा के बारे में जब आपने बताया कैलाश मानसरोवर, तो मेरे मन में ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद मैं टीवी देखता था, तो मुझे आस्था चैनल पर सदगुरु का रात को यात्रा की उनकी फुटेजेस आती थी, तो मैं वो देखता था, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता था और मेरी इच्छा थी कि एक बार मुझे इस जगह जाना है। चूँकि कैलाश मानसरोवर तिब्बत में है और वो अभी चाइना के कंट्रोल में है, तो वहाँ जाने के लिए हमें मतलब काफ़ी फॉर्मेलिटीज़, हेल्थ चेकअप्स एंड ऑल सब कुछ रहता है और आप कभी भी जा नहीं सकते। यात्रा का एक स्पेसिफिक टाइम भी रहता है, जो कि यूजली मई से सितंबर तक यात्रा चलती है। और यात्रा को ऑर्गेनाइज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ चाइनीज़ गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू पूरा एक रहता है। तो जब मेरे दिल में ये आया ख्याल, तो उस समय दिसंबर जनवरी में MEA एप्लीकेशंस के लिए इनवाइट करता है, तो उनकी वेबसाइट पे जाके मैंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया और बाय चांस मेरा नाम उसमें शॉर्टलिस्ट हो गया। अब यूजली आपका नाम तो शॉर्टलिस्ट हो जाता है, बट उसके बाद एक कंप्यूटराइज लकी ड्रॉ होता है। अच्छा। मेन उसमें अगर आपका नाम आता है तभी आप उस यात्रा को अंडरटेक कर सकते हो। तो मैं वेट करता रहा कि कब वो ड्रॉ होगा, और उनका एक टाइम फ्रेम्स रहते हैं कि इतने दिन एप्लीकेशन आप अप्लाई करोगे, इस दिन हमारा कंप्यूटराइज ड्रॉ होगा, इस दिन हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे। तो मैं वेट करता रहा और 2011 में मार्च में फर्स्ट टाइम मेरा नाम शॉर्टलिस्ट हुआ यात्रा के लिए 11th बैच में। अच्छा। मुझे कॉल आया, मेल आया कि आप कुछ इनिशियल अमाउंट पे कीजिए। तो मैंने जो भी एक DD वगैरह होता है कुछ इनिशियल अमाउंट का, वो पे किया, अपने कंसेंट दिए। चूँकि मामला दूसरी कंट्री से जुड़ा हुआ है तो काफ़ी उसमें कंसेंट भी लगते हैं। इन केस आपको कुछ हो जाता है दूसरे लैंड में, तो मतलब सब कुछ आपसे वो लोग रिटन में लेते हैं। तो मैंने सारा कुछ उसमें फिल किया, रिटन में दिया, मैंने अपने पापा को बताया। और मैं कहना चाहूँगा मेरे मम्मी पापा का बड़ा हेल्प रहा इन यात्राओं के लिए, चाहे वो फॉरेन यात्रा हो ऑस्ट्रेलिया की या मेरी स्पिरिचुअल यात्रा। मेरे माँ बाप ने कभी मुझे मना नहीं किया, रोका नहीं। डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं एक, जैसा भी हर माँ बाप को एक डर, एक चिंता रहती है, वो रही होगी, लेकिन उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं कि यार नहीं यहाँ मत जा, रिस्की बहुत है। उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया इन सब चीज़ों को करने के लिए, और शायद इसीलिए मैं वो सब चीज़ें अपनी लाइफ में कर पाया। जितने भी रिस्क ले पाया, जो भी यात्राएं की मैंने, जो भी मैंने अपनी लाइफ में अचीव किया, उनके पीछे मुझे लगता है उनका ही आशीर्वाद और प्यार रहा। आज चूँकि वो दोनों नहीं हैं, मेरे फादर 2020 ड्यूरिंग कोरोना में गए, और अभी मेरी मम्मी तो 19 अप्रैल अक्षय तृतीया वाले दिन उनकी स्वर्गवास हुआ। लेकिन जो मोटिवेशन, जो प्यार, जो हिम्मत उन्होंने मुझे दी, मैं ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ उनके लिए। शायद उन्हीं के कुछ
पुण्य कर्म रहे होंगे जो आज मैं आपके सामने बैठा हूँ और आपसे अपनी यात्राओं के बारे में और आपकी जर्नी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो जब मेरा नाम वहाँ पे फाइनल हुआ, शॉर्टलिस्ट हुआ मैं उस ग्रुप में, दिल्ली में हम लोगों ने रिपोर्ट किया। दिल्ली में गुजराती भवन करके है, वहाँ पे हम लोगों को रिपोर्ट करना होता था, वहाँ हमने रिपोर्ट किया। फिर हमारा नेक्स्ट डे मेडिकल हुआ पूरे ग्रुप का, और ग्रुप में यूजली 60 करीब लोग रहते हैं जिनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, जिनको सेलेक्ट किया जाता है पूरे इंडिया से। अच्छा। उसमें डेलिबरेटली ऐसे लोगों को लिया जाता है जो हर स्टेट से पिक किए जाते हैं, और उसमें कुछ डॉक्टर्स भी लिए जाते हैं, मतलब हर फील्ड के लोग उसमें लिए जाते हैं, चूँकि ताकि अगर कोई इमरजेंसी आए तो हाँ। और एक वो भी है, और दूसरा कि हम दूसरे कंट्री में जा रहे हैं और हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्टेट के लोग लिए। उसमें आपको यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात, अरुणाचल, हिमाचल, केरल, कर्नाटक, हर स्टेट के लोग 2-2, 3-3 लोग, 4 लोग, हर फील्ड के प्रोफेशनल्स, सबको उसमें पिक किया जाता है। इस तरीके से ग्रुप बनाया जाता है। मेडिकल हुआ हमारा, मेडिकल में शॉर्टलिस्ट होते थे, तो आईटीबीपी का जो हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहाँ पे हमारी फाइल या रिपोर्ट्स जो प्रीवियस डे की थी वहाँ गई, वहाँ के डॉक्टर्स ने हमें एग्जामिन किया। एज पर हमारे पैरामीटर्स जो रहे उसके हिसाब से डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि कौन लोग आगे जाएंगे, कौन नहीं जाएंगे। चूँकि दूसरी कंट्री का मामला है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी रिस्क नहीं लेगी और चाइनीज़ गवर्नमेंट भी अलाउ नहीं करती, क्योंकि मामला काफ़ी 20,000 21,000 फीट पे आपको ट्रैवल करना है, वॉक करना है, ट्रैक करना है, तो सारी चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जितना वो उतना ऊपर जाने में एफर्ट था, उतना आपका सिलेक्शन प्रोसेस में भी एफर्ट था। बिल्कुल, सबको नहीं बिल्कुल। मिलता होगा, मे बी और भी लोग अप्लाई करते होंगे। बिल्कुल, इतना बहुत tough से आप लोग बता रहे हो। बहुत से लोग रिजेक्ट भी हो जाते हैं। इसीलिए जब भी आप इस यात्रा के लिए अप्लाई करते हो तो एक एडवाइजरी होती है गवर्नमेंट की या जो यात्रीज की, जो हम रिपीटर्स थे, हम लोगों ने यात्रा की थी, कि आप लोग 6 महीने पहले से अपनी बॉडी को रेडी करो, वॉक शुरू करो, ट्रैक शुरू करो, है ना, अपना वेट लॉस करो। तो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, मतलब बॉडी को फिट करना है। एट द एंड ऑफ द डे हमें अपनी बॉडी को फिटनेस लेवल को ऐसा करना है कि हम उस यात्रा को परफॉर्म कर पाएँ, क्योंकि यात्रा दुर्गम यात्रा है, वंस इन अ लाइफ टाइम यात्रा है। और मैं तो भगवान का बहुत धन्यवाद करूँगा कि मुझे 7 बार मौका मिला इस यात्रा को करने का। वो मोटिवेशन भी मुझे आया, वो मैं आपको शेयर करूँगा ज़रूर, आपने मुझसे पूछा। तो उस यात्रा का शुरू होना, उस समय वो यात्रा 27 डेज़ की होती थी, दिल्ली टू दिल्ली। आज तो 12-14 दिन में यात्रा हो जाती है, चूँकि अब गवर्नमेंट ने काफ़ी रोड्स वगैरह कनेक्टिविटी बहुत अच्छी कर दी है। तो जहाँ पे पहले हमें ट्रैक करना पड़ता था, वहाँ पे अब हम बाय रोड ट्रैवल कर लेते हैं। और जो हमारा नियरेस्ट पॉइंट है बॉर्डर का, जो चाइना और इंडिया का बॉर्डर है, वहाँ तक हम लोग ईजिली व्हीकल्स के थ्रू जाते हैं। पहले हम लोगों को ट्रैक बहुत करना पड़ता था हिमालयन रीजन में, और हर जगह हर 20-25 किलोमीटर के बाद नाइट हॉल्ट करना पड़ता था। सुबह अर्ली मॉर्निंग फिर ट्रैक शुरू करना पड़ता था, और कभी कभी तो बिल्कुल कोई फैसिलिटीज़ नहीं है बीच में, पूरे फॉरेस्ट के थ्रू, जंगल के थ्रू, चूँकि उत्तराखंड होके जाते हैं, काली नदी के साइड से हमें पूरा ट्रैक करना है। तो बड़ी दुर्गम यात्रा थी, और उस यात्रा के अपने ही एक अलग एक्सपीरियंसेस रहे। और उस यात्रा ने नो डाउट एक स्ट्रगल करना और टफ टाइम में, मुश्किल समय में डिसीजन मेकिंग, ये यात्राएं भी जो हैं, जो हमारे पूर्वजों ने की हैं, बताई गई हैं, इनके पीछे भी कुछ ना कुछ लॉजिक है। मैं नहीं मानता ये यात्रा एक नॉर्मल यात्रा है। ये यात्रा आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग, मेंटली टफ बनाती हैं। आपको कठिन समय में आपका डिसीजन मेकिंग क्या होना चाहिए, और आपको स्ट्रॉन्ग करती हैं। और लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन बढ़ाना, दूसरे कल्चर के लोग, दूसरे स्टेट के लोग, उनके साथ कैसे हमें बिहेव करना है, कैसे बैठना है, बात करना है, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो एक किसी भी प्रकार की यात्रा हो, चाहे आप फॉरेन जाएं या धार्मिक यात्रा पे जाएं, ये बड़ा हम लोगों को एक मैसेज और लेसन देती है। मुझे ये आपने पूरी जो बात बताई है, ये सुन के मुझे अंदर से ऐसा मोटिवेशन आ रहा है कि मुझे भी एक बार अप्लाई करना चाहिए, जाके देखना चाहिए कि क्या हो। बिल्कुल बिल्कुल, आप कर सकते हो। अब तो काफ़ी गवर्नमेंट ने भी इजी कर दिया है, और इवन गवर्नमेंट के थ्रू जाएं, वरना आप नेपाल के थ्रू भी जा सकते हैं। अब तो हमारे पास मल्टीपल
जाने के साधन भी हैं। तो जब आप चौबे जी मसाले इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है आज, तो इस बिजनेस पर्पज से भी मैं पूछ रहा हूँ और पर्सनल लाइफ में, आपने पर्सनल लाइफ में ऑस्ट्रेलिया गए, आपने इतनी यात्राएं करी जो शायद किसी का सपना होगा, वो आपने जिया है, आप उस सपने को जी रहे हो। तो ऐसे भी लोग बहुत सारे होंगे, ऐसे भी आपको मिले होंगे जो आपको नीचा करने की या गलत दिखाने की या कुछ खुन्नस निकालने की कोशिश आपसे अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने की होगी, तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हो आप? लाइफ में टाइम टू टाइम बहुत से लोग आते हैं, कुछ लोग मेमोरीज देते हैं, कुछ लोग लेसन देते हैं। तो जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल आपने एक सही सवाल, मतलब बिल्कुल मैं इसका जवाब देना चाहूँगा दिल से। अलग अलग लाइफ के फेसेस में लोग मिले, लोग टकराए, जो आपको क्रिटिसाइज़ भी करेंगे और जिनसे शायद आपकी सक्सेस या आपके जो अचीवमेंट्स हैं वो डाइजेस्ट भी नहीं होंगे। ऐसे लोगों के लिए मैसेज तो क्या दें? ऐसे लोगों को तो देखिए, आप अपने काम में लगे रहो, उनका जो काम है वो कर रहे हैं, आप अपना काम करो, अच्छे इंटेंशन से करो, पॉजिटिविटी के साथ करो, क्लैरिटी के साथ करो, कन्विक्शन के साथ करो। लोग आएंगे जाएंगे, अच्छे लोग हैं, और फिर ये एक शॉर्ट लिस्ट हो जाता है। जब आप किसी चीज़ को पॉजिटिविटी के साथ करते हो तो आपका जो ऑरा है वो भी पॉजिटिव हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव एनर्जीज होंगी या तो वो आपसे दूर भागेंगी या ऑटोमेटिकली वो दूर हो जाएंगी, और जो एक एनर्जी है, जो शायद कहूँगा मैं भगवान का या जो आपके माँ बाप का आशीर्वाद है, वो आपको उनसे अलग कर देंगे। मुझे लाइफ में मैं कहूँगा, जो मेरे लोग जिन्होंने शायद क्लेम किया, जो मेरे बहुत नियर एंड डियर वंस होंगे, जिन्होंने क्लेम किया कि मेरे लिए, मैं कहूँगा उनसे ज़्यादा मेरा साथ दिया जिन लोगों को मैं नहीं जानता था, जिन लोगों से मैं पहली बार मिला, और आज भी वो लोग मुझे ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, ज़्यादा मेरे साथ कंफर्ट हैं, मैं उनके साथ ज़्यादा कंफर्ट लेवल में हूँ। जो शायद मेरे सो क्लेम नियर एंड डियर वंस या जो मेरे रिलेटिव्स, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो आपको समय समय पर नीचा दिखाने की कोशिश ज़्यादा करेंगे, क्योंकि उनके पास कुछ और नहीं है आपके लिए, बट आप उनको जवाब अपने, मैंने तो एक ही लाइफ में सीखा कि जवाब आप दोगे उनको एक्शन से। जैसे हम क्रिकेट देखते थे बचपन में, तो कभी कोई इंटरव्यू आता था, तो चाहे सचिन तेंदुलकर, मैं तो सचिन तेंदुलकर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो सचिन तेंदुलकर ने कभी अपने क्रिटिक्स को जवाब नहीं दिया, वो कहते थे मेरा बल्ला जवाब देगा। बिल्कुल, वो अपने बल्ले से जवाब देते। तो बस मेरा भी यही मैसेज है, जो भी लोग अच्छा कर रहे हैं, ऐसे लोग आएंगे, पीछे खींचने की कोशिश भी करेंगे, आपको डाउन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये वो अपना काम कर रहे हैं अच्छी तरीके से, और आप अपना काम करो अच्छी तरीके से। लेकिन मैं थैंकफुल हूँ उन लोगों का जो मुझे लेसन दे के गए, मेमोरीज दे के गए, और कहीं ना कहीं मुझे उन्होंने आगे के लिए सतर्क किया कि मैं लाइफ में सेलेक्ट करूं लोगों को कि कैसे लोगों के साथ मुझे रहना है। और इन कंपैरिजन टू माय नियर एंड डियर वंस एंड माय रिलेटिव्स, आई वुड लाइक टू थैंक द स्ट्रेंजर्स, जो मेरी लाइफ में पहली बार आए, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, सपोर्ट किया, चाहे एज अ को यात्री हूँ, मैंने यात्राएं की, चाहे एज अ को वर्कर हूँ ऑस्ट्रेलिया में, उन लोगों ने ज़्यादा मेरी हेल्प की, उन यात्रीज ने मेरी ज़्यादा हेल्प की जो मुझे पहली बार दिल्ली में मिले, और अगले दिन से उनसे आज भी मेरी बॉन्डिंग, आज भी मेरे साथ 2011 जो पहली बार लोग गए थे, आज भी मेरे टच में है, आज भी मेरी उनसे रोज़ व्हाट्सएप पे बात होती है। क्या बात है। तो अगर आप पॉजिटिवली अपना काम कर रहे हो, तो भगवान का जो एक हाथ है आपके ऊपर, वो ऑटोमेटिकली उन नेगेटिव एनर्जीज को आपसे दूर कर देगा। अगर विकास चतुर्वेदी को चौबे जी मसाले से अलग कर दिया जाए, तो विकास चतुर्वेदी किस चीज के लिए जाने जाएंगे? सर देखिए, एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर टेम्परेरी विजिटर्स हेयर ऑन दिस प्लेनेट। हम यहाँ आए हैं, आने का भी एक समय तय है और जाने का भी एक समय तय है, और उसके अलावा जो भी हमें मिला है वो, उसके पीछे हमारा जोर नहीं है। जो फैमिली हमें मिली, जो रीजन हमें मिला, जिस जगह हमने जन्म लिया, जिस जगह हमारी मृत्यु होगी, हमें कुछ नहीं पता।
और ये सब जो साइकिल है, ये सब जो पावर है वो किसी और के हाथ में है, और ये उसने अपने हाथ में ली हुई है। हम आए हैं दुनिया में, हमारा बिजनेस करना या कुछ मॉनेटरी गेन्स करना, यही एक हमारा लास्ट ऑप्शन या लास्ट हमारा डेस्टिनेशन नहीं है। मैं मानता हूँ जीवन मिला है, अच्छे कर्म करो, भगवान को यू विल हैव टू ग्रेटफुल टू गॉड ऑल द टाइम, और एक ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। किसी भी काम को आप करो लाइफ में, कुछ भी अचीव करो, अगर आपके पास ग्रेटिट्यूड नहीं है, इफ़ यू आर नॉट थैंकफुल टू योर फैमिली, योर गॉड, टू एवरीबडी, बेकार है। हम इस दुनिया में हमने जन्म लिया, हम जाएंगे तो कुछ ऐसा करके जाएं कि सोसाइटी के लिए, इस कंट्री के लिए, इस प्लेनेट के लिए कुछ पॉजिटिव, कि एटलीस्ट हम जाएं तो हम अपने फुटप्रिंट्स यहाँ छोड़ें, लोग हमें पहचानें, लोग हमें याद करें। बाकी जैसा कि हमारे सनातन धर्म में भी है, समय समय पर हमें इस जन्म में हम क्या हैं, पिछले में क्या थे, आगे में क्या, हमें नहीं माना। जो माँ बाप हमें मिले, हमारा कहीं कंट्रोल नहीं है। तो जो शक्ति है, जो पावर है, जो ईश्वर है, जो भगवान है, उसका ही कंट्रोल है, वही कंट्रोल कर रहा है। हमें बस अपना कर्म करना है, उस कर्म में जो हमसे वो करा रहा है, बस ये ध्यान रखें कि हम अच्छा कर्म करें, किसी का दिल ना दुखाएं, कुछ गलत ना करें, हमारे हाथों से, हमारे थ्रू किसी का भला हो। मैं तो ये मानता हूँ यही हमें जीवन इसलिए मिला है। सिर्फ बिजनेस करना, सिर्फ कुछ मॉनेटरी गेन्स, लाइफ में कुछ और अचीवमेंट कुछ नहीं है। अचीवमेंट हमारा ये है, हमारा शरीर, हाथ पैर सब सलामत है। मैं आपसे बोल रहा हूँ, मेरे लिए यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है भगवान का। आपसे हमने बिजनेस के सवाल पूछे, आध्यात्म के सवाल पूछे, आपकी पर्सनल लाइफ के सवाल पूछे, तो इन सबको जब आप मैनेज करते हैं और क्लब करते हैं, जब आपको बिजनेस में भी ध्यान देना है और आप इतनी बड़ी बड़ी यात्राएं करते हैं, तो इसमें फैमिली का क्या रोल रहता है और फैमिली आपको सपोर्ट करती है इस सब में या नहीं करती है? क्या महत्व रहता है उसका, कैसे सपोर्ट मिलता है आपको? देखिए, नो डाउट फैमिली के सपोर्ट के बिना ये सब चीज़ें अचीव करना और करना इम्पॉसिबल है। चाहे बिजनेस हो या स्पिरिचुअलिटी हो या यात्राएं हो, फैमिली का सपोर्ट एक बैकबोन है, वो बहुत ज़रूरी है। और मैं तो थैंक्स करूँगा मेरी वाइफ का, जो घर पे मेरे लाइक अभी बच्चे भी मेरे छोटे हैं, उनको संभालना, उनको मैनेज करना और मुझे भी फ्री करना बहुत बड़ी बात है। और फैक्ट्री से भी, चूँकि मेरे एब्सेंस में मेरा भाई पूरा मैनेज करता है, तो उसका भी मुझे बहुत सपोर्ट है। शायद मैं आपके बीच हूँ या उसके अलावा जो भी यात्राएं हैं या जो भी एसोसिएशन से मैं एसोसिएट हूँ आज, उनके लिए टाइम देना, तो दोनों ही लोग, मेरी वाइफ और फैक्ट्री में मेरा ब्रदर, उनका मुझे बड़ा सपोर्ट मिलता है एंड आई एम थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम। इस बार हमने माइंड अनलॉक में एक नई चीज़ शुरू करी है, हमने रैपिड फायर शुरू करा है, तो वो आपके लिए भी है। तो आपको कुछ 8 से 9 सवाल हैं जो आपको आंसर करने हैं। चाय या कॉफ़ी? चाय। इंडिया या ऑस्ट्रेलिया? इंडिया। बिजनेस या आध्यात्म? आध्यात्म। कैलाश या ताजमहल? एनी टाइम कैलाश। पैसा या सम्मान? सम्मान। क्वालिटी या क्वांटिटी? क्वालिटी। रिस्क या सेफ गेम? रिस्क। सुबह 5 बजे या रात को 2 बजे? सुबह 5 बजे। किताबें या डिजिटल? डिजिटल। एक शब्द सफलता, उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? हार्ड वर्क, कमिटमेंट, कन्विक्शन, कंसिस्टेंसी। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जितनी भी बातें आपने बताई, जो शुरुआत से ये चला आ रहा है, आपने अपने परदादा जी के बारे में बताया, दादाजी के बारे में बताया, फादर साहब के बारे में बताया, आप खुद इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं जो, तो आज के समय में
अगर अभी आप ये हम पॉडकास्ट शूट करेंगे, ये सारी बातें आपने जो जो अभी तक हमें बताई, ये जब कंप्लीट होगा और ये जब हम अपने चैनल पे डालेंगे, आपके चैनल पे भी डालेंगे साथ साथ, उसको अगर मान लीजिए कि आपके परदादा देखते, तो वो क्षण आपके लिए कैसा होता? ये पूरी जो उनकी शुरुआत और आज जो चौबे जी मसाला है, तो उनके लिए वो क्या पल होता और आप उसको कैसे देखते? देखिए, मुझे तो लगता है कि वो जहाँ भी होंगे और जहाँ से भी देख रहे होंगे, ही मस्ट बी वेरी हैप्पी कि भाई चलो उनका नाम, यश, वैभव, कीर्ति चल रहा है। और मुझे इस बात से बस संतुष्टि है कि उनके नाम को हम लोग अपने, जो हमारा एक पॉजिटिव सोच है, जो कमिटमेंट है, उससे हम आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो उन्होंने सोसाइटी के लिए कोई एक चीज़ दी, उसको उसी इंटेंशन के साथ आगे लेके जाना जिस इंटेंशन के साथ उसका एक इन्वेंशन हुआ था।